लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में बिहार में सिनेमा देखने गए बालक को सिनेमाघर के बाहर इकट्ठा भारी भीड़ में पीठ पर एक लाठी पड़ी और लाठी के मार ने उसे सिनेमा का ऐसा दीवाना बनाया कि आज उसकी गिनती बॉलीवुड के सफल लेखक और निर्देशक के रूप में होती है। जी हाँ, हम लेखक और निर्देशक नीरज पाठक की बात कर रहे हैं। नीरज पाठक ने पढ़ाई पूरी करने और थिएटर करने के बाद सुभाष घई निर्देशित फिल्म परदेश का लेखन कर बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में शाहरुख खान और मीमा चौधरी थी। इस फिल्म की सफलता के चलते नीरज पाठक को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दीवानगी व अपने जैसे कई फिल्में लिखी, फिर राइट या रॉन्ग से लेखन के साथ ही निर्देशन में भी कदम रखा। इन दिनों वह जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का निर्देशन कर चर्चा में है। इसी संदर्भ में नीरज पाठक ने फिल्म संगम चैनल से बातचीत की। नीरज पाठक जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है जी। सर, मुझे बताया कि ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा? फिल्मों का चस्का लगा, मैं तब बिहार में था और मम्मी मेरी स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो मैं एक फिल्म देखने गया था। आई थिंक मैं तब 10-11 साल का होगा। धर्मेंद्र जी की कोई फिल्म थी और वहाँ पर तब एक टिकट में हाथ डाल के सब 100 लोग टिकट लेने की कोशिश करते थे और मैं किसी के साथ गया था और मुझे लाठी पड़ी थी तो वहाँ पे भगाने के लिए। तो जब वो लाठी खाई तो मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ भड़का है। और जब मैंने पहली बार सिनेमा देखा तो मुझे लगा फिल्मी पर्दे पर धर्मेंद्र जी को देखा, वो एक फील अलग था। और तब मुझे, शायद मैं तब 10-12 साल का रहा हूँगा, पर तब मेरे मन में वो एक मैजिक ऑफ सिनेमा नज़र आया। और उसके बाद जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने ग्रेजुएशन करते करते थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर ज्वाइन करके फिर एक्टिंग, डायरेक्शन ये सब करना शुरू किया। बस उसके बाद से फिर चल रहा हूँ और आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी पहली बात को मान लूँ कि वो ज़माना था जब लोग लाइन लगाते थे, लाठियाँ पड़ती थी, टिकट नहीं मिलती थी और आज सिनेमा का खाली पड़े रहते। ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया? मुझे लगता है तब सिर्फ सिनेमा ही एंटरटेनमेंट होता था। उसके बाद टीवी बहुत आगे बूम हुआ, अब ओटीटी बूम हुआ, अब लोगों के हाथ में रील्स देखते हैं, 2-2 घंटा लोग रील्स देखने लगते हैं। तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन आए, एक तो। दूसरा ये कि फिल्मों की जो एक कला है वो थोड़ी सी कॉमर्स की तरफ ज़्यादा चली गई, ना कि अच्छा सिनेमा बनाने की। तो जब हम व्यापार ले आते हैं सिनेमा में तो वो कला कहीं ना कहीं खो जाती है। इट इज अबाउट नंबर्स, नॉट अबाउट सिनेमा। तो हम नंबर्स ढूंढ रहे हैं और सिनेमा की तरफ नहीं जा रहे हैं या फिल्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बैलेंस बन जाएगा फिर से, जैसे बहुत समय तक वो बैलेंस बना रहा, राज कपूर साहब थे, क्या फिल्में उन्होंने दी। उसके बाद का दौर आया जहां पर मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, उन लोगों ने बहुत फिल्में दी। सुभाष घई, यश चोपड़ा, उन लोगों ने दोनों तरह की पिक्चरें बैलेंस करके दी। फिर हमारे ज़माने में जो अभी का ज़माना है उसमें सूरज बड़जात्या हो गए, आदित्य चोपड़ा हो गए, करण जौहर हो गए। अभी के ज़माने में अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब हमें फिर से अच्छी स्क्रिप्टों पे, अच्छे किरदार पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिल्म सिनेमा की ग्लोरी फिर से आ जाएगी। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि जब से भारतीय सिनेमा में कॉर्पोरेट जगत और स्टूडियो सिस्टम आया है जी, तब से सारी चीज़ें कागज़ पर ज़्यादा होती हैं जी, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, है भी और नहीं भी है। अगर कॉर्पोरेट आया है तो एक डिसिप्लिन भी लेकर आया है। कॉर्पोरेट आता है तो वो आपसे एक पर्टिकुलर समय में या पर्टिकुलर बजट में कुछ करने के लिए एक बाउंड्री रखता है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा है, बिकॉज सिनेमा इज अ एक्सपेंसिव मीडियम। फिल्म बनाना या ओटीटी बनाना वो छोटा काम नहीं है, वो उसमें पैसे लगते हैं। तो पैसों की जिम्मेदारी भी आर्टिस्ट को लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये भी है कि उसमें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम एक मेकर का होता है, जैसे पुराने ज़माने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक होते थे, वो अपने हिसाब से फिल्में बनाते थे, फिल्में बना के देखते थे, 4 डिस्ट्रीब्यूटरों को बुलाते थे और वो एक दौर चलता था। अब वैसा नहीं है, लेकिन इसमें भी अच्छे फिल्म मेकर अपना प्लेटफॉर्म, अपना फ्रीडम ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडियोज़ हैं अच्छे फिल्म मेकर को पूरी फ्रीडम देती है और देनी भी चाहिए। तो अगर वो फ्रीडम मिलती है तो पिक्चर अच्छी बन जाती है। आपने सुभाष घई की सब फिल्म लिखी थी परदेश जी, तो मतलब ये उस समय के माहौल को देखा जाए तो उस वक्त एक डायरेक्टर की इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपने आर्टिस्ट के कंधे पर हाथ रख के बात करे सेट पे जी। आज की तारीख में ये संभव नहीं होता किसी डायरेक्टर के लिए। आपको नहीं लगता कि इससे भी कहीं ना कहीं सिनेमा की मेकिंग में फर्क आया है? बिल्कुल। पहले ज़माने में जो सुभाष जी के साथ जब मैंने काम किया या उसके बाद भी कुछ समय तक एक पर्सनल रिलेशनशिप पे फिल्में बनती थी, एक दूसरे को पसंद करते थे। आपको वो शाम को बैठकर डिनर हो रहे हैं, खाना हो रहा है, स्क्रिप्ट डिस्कस हो रही है। अब एकदम कॉपी बुक है, 9 to 6 काम करना है, 6 बजे एक्टर घर चला जाता है। साथ बैठने का माहौल बहुत कम होता है। हाँ, आप आउटडोर कर रहे हैं और साथ हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा समय गुजारेंगे, लेकिन अदरवाइज वो रिश्ता सिर्फ फिल्म तक सीमित रहता है।
उस ज़माने में वो फिल्म नहीं, एक पर्सनल दोस्तियाँ होती थी, आप मिलते थे और एक पारिवारिक माहौल था। यश जी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो हर किसी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाते थे। शाहरुख के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता रहा, इसलिए इतने सालों तक उन्होंने अच्छी फिल्में दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो पर्सनल बॉन्ड है, पर्सनल रिश्ता है, उसकी ज़रूरत सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे की सम्मान करेंगे, उतनी फिल्में ज़्यादा बेहतर बनेंगी। मतलब आप ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल होना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप उसके जीवन में नहीं झाँकेंगे या वो आपके जीवन में नहीं झाँकेगा, एक दूसरे की शक्तियों को, एक दूसरे से आप प्रेम नहीं करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो कैसे आप अच्छा फिल्म बनाएंगे? वरना तो ठीक है, वो आएगा एज ए डायरेक्टर, आपकी रिस्पेक्ट करके जो काम करना है चला जाएगा, लेकिन जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उसको अपने बोलते हैं ना, पलकों पे बिठाते हो कि यार तू मेरा यार है, यार तू बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो दिखता है, वो बंदा 2 कदम एक्स्ट्रा चलता है आपके लिए, और वो फिल्मों में दिखता है स्क्रीन पे। सर, आपने शुरुआत लेखन से की थी, जहाँ तक मेरी जानकारी, तो कौन कौन सी फिल्में कुल लिखी हैं और फिर लेखन से डायरेक्शन के मुड़ने की वजह क्या? मेरी पहली फिल्म परदेश थी। मैं बहुत किस्मत वाला था कि मुझे सुभाष जी ने मौका दिया, और शाहरुख खान की फिल्म थी, महिमा चौधरी थी, अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ, और पहली फिल्म सुपरहिट हो गई, तो उसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा, कहते हैं, एक शुरुआत मिल गई। और उसके बाद मैंने एक फिल्म लिखी, दीवानगी, अनीस बज्मी डायरेक्टर थे, वो क्राइम थ्रिलर था, अजय देवगन डबल थे स्प्लिट पर्सनालिटी वाले रोल में, वो ब्लॉकबस्टर हुई। उसके बाद मैंने अपने फिल्म लिखी, बीच में एक फिल्म मैंने लिखी मनोज बाजपेयी की, घात। उसके बाद मैंने अपनी खुद की डायरेक्टोरियल वेंचर लिखी, राइट या रॉन्ग। फिर मैंने उसके बाद मैंने भैया जी सुपरहिट की, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो फिल्में मुझे बीच बीच में मिलती रही, लेकिन मैं जब से इंडस्ट्री में आया था, मैं बिहाइंड द कैमरा राइटर बना, तो मुझे हमेशा डायरेक्शन में ही आना था। मैंने सुभाष जी को सालों पहले अप्लाई किया था असिस्टेंट डायरेक्शन के लिए, वो मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में एज अ राइटर वहाँ आया, तो वो मौका मुझे मिल गया और मैं उनके साथ रहा। तो मैं वेट कर रहा था सही समय का, क्योंकि हम सब स्टोरी टेलर्स हैं, और डायरेक्टर बनने का डिसाइड इसलिए किया क्योंकि आपकी स्टोरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहे हैं। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सनी देओल और इरफान के साथ राइट या रॉन्ग करने का मौका मिला, जो हाईली क्रिटिकली एक्लेम पिक्चर थी, बहुत तारीफ थी। आज भी उस पिक्चर के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं, अपने के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, परदेश के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो मैं अब OTT पे पहला मेरा ये डायरेक्शन है, और इसमें भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अभी सिर्फ 6ठा एपिसोड गया है और इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं सबकी, तो मैं मेरी टीम का और एक एक कलाकार का, और ख़ास करके जियो स्टूडियो, ज्योति देशपांडे जी और जियो सिनेमा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी, मुझ पर भरोसा दिया, और आज सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ये शो आ रहा है। तो आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट सच अ प्लेटफॉर्म। आपने परदेश लिखी, उसके बाद अपने लिए राइट या रॉन्ग लिखी, जिसका आपने डायरेक्शन किया, लेकिन दोनों फिल्मों में बहुत अंतर था जी। ये बदलाव सिनेमा की समझ के था या अनुभव की वजह से आया? मैं हर तरह की फिल्में लिखी हैं। अपने और परदेश एक पारिवारिक फिल्म है, ये राइट या रॉन्ग एक क्राइम थ्रिलर थी, तो मुझे क्राइम फिल्मों का बड़ा शौक था, और मैंने बहुत क्राइम फिल्में देखी भी हैं, पढ़ता भी हूँ। तो मेरे मन में ये था कि मैं राइट या रॉन्ग एक अच्छे 2 आर्टिस्टों को कंबाइन करता हूँ, और एक अच्छा थ्रिलर था, थोड़ी सोशल इश्यूज भी थे कि राइट या रॉन्ग जीवन में क्या होता है, क्या सही और क्या गलत, ये उस व्यक्ति की सिचुएशन पे निर्भर करता है। जैसे आज एक क्रिमिनल जब गन उठा लेता है, तो वो शौक से क्रिमिनल नहीं बनता है, उसके पास चॉइस नहीं होती, या उसको ऐसी सिचुएशन होती है कि उसे गन उठाना पड़ता है। पुलिस वाला भी गन उठाता है, इंस्पेक्टर अविनाश इज ऑल अबाउट दैट, कि एक बंदे की जीवन में कुछ घटना ऐसी घट जाती है कि वो प्रण ले लेता है कि मैं खुद पुलिस ऑफिसर बनूंगा और क्राइम खत्म करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उस बात ने मुझे प्रेरित किया, और फिर मैंने वो राइट या रॉन्ग बनाई। इंस्पेक्टर अवनेश की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने उनकी कहानी पढ़ी, उनके बारे में जानकारी मिली, तो क्या हुआ? मैं उनसे खुद मिला था, मैं बहुत ही एक बोलते हैं एक्सीडेंटल उनसे मुलाकात हो गई थी, और 15 मिनट की मीटिंग में मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा तो ये तो रियल लाइफ हीरो है, क्या हीरो है ये, और जो इतने ग्राउंडेड हैं। अविनाश मिश्रा एक सुपर कॉप रहे हैं 90s के दौर के, सब बड़े बड़े क्रिमिनलों के एनकाउंटर में इनका नाम है, और इतने सहज और इतने ग्राउंडेड। तो मुझे लगा कि इन्होंने पब्लिसिटी कुछ नहीं की, आज तक कोई जानता नहीं है इनके बारे में, तो कहते हैं अरे जानने की क्या ज़रूरत है, बस हम काम कर रहे हैं। उनकी उस अदायगी ने, उनकी अदा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपकी लाइफ पर मुझे फिल्म या OTT बनानी है। उनके फिर मैंने राइट्स लिए, और फाइनली उनका बेटा है वरुण, उनकी कंपनी को मैंने अपने साथ जोड़ा,
और फाइनली फिर हमने ये शो बनाया और उनका बहुत योगदान है इसकी कहानी में, अपने किस्सों का और उनकी रियल घटनाओं का। किसी के किस्से को सुनना, उसको कहानी में रूपांतरित करना, ये बहुत आसान नहीं होता जी। वो कैसे, क्या संभव हुआ, क्या मेहनत रही? मुझे कैसे 1.5 से पौने 2 साल लगे। मेरी एक राइटिंग टीम थी जिसके अंदर समीर अरोरा मेरे को स्क्रीन प्ले राइटर हैं, संजय मासूम मेरे सह डायलॉग संवाद लेखक हैं, राहुल शुक्ला और उत्कर्ष खुराना ये मेरे एसोसिएट राइटर हैं। तो ये पूरी टीम हमने बनाई और हम पूरी तरह से उस माहौल को रिसर्च करने में लग गए। अविनाश जी की घंटों की ऑडियो टेप्स मेरे पास थी जो किस्से सुनाए गए। फिर मैंने उनके जीवन का पूरा एक ताना बाना बुना कि ये कैसे इंसान है, आसपास कौन लगे, उनकी टीम में लोग कैसे थे। फिर सारे किरदारों का मैंने निर्माण किया। कुछ विलन्स उनके जीवन में कंटिन्यूस नहीं थे क्योंकि केस टू केस आते थे, लेकिन मैंने फिर उनके लिए कुछ परमानेंट विलन्स क्रिएट किए जो बन सकते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्शन है, बिकॉज वो बनानी पड़ती है, बिकॉज एक किरदार को बनाना है, कहानी बनानी है। तो हमने, आप कह सकते हैं 70-80% हम उनके जीवन के करीब हैं और 20-25% हमने फिक्शन का सहारा लिया। और एक बड़े ही एंटरटेनर, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा और सारे रस आपको मिलेंगे, वो चीज़ हमने डाली है। बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट है, बाप पुलिस से नफरत करता है और बेटा पुलिस में है, कैसे उसका बाप अल्टीमेटली जाकर उसके खुद के बेटे को सैल्यूट करता है कि तू बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है। वही कहानी बहुत टच करती है। कहानी जब हम किसी की बायोपिक बनाते हैं तो उसकी पसंद को भी ध्यान में रखना होता है जी। और एक लेखक और निर्देशक की अपने एक अलग सोच होती है जी। तो कहाँ समझौता होता है फिर? मेरे हिसाब से इसमें मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा कि अविनाश जी का विश्वास मुझ पर संपूर्ण था। उन्होंने मुझे छोटा भाई मान लिया। आपको जानकर अचरज होगा कि पूरी फिल्म, पूरा शो मैंने लिख लिया, मैंने शूट कर लिया। शूटिंग के बाद डायरेक्ट उन्होंने एपिसोड देखा है। मुझे उनको कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। बस इतना था कि भाई जो कर रहे हो अच्छा करना, मैं बोला आप चिंता मत करो, आपका सम्मान नहीं डूबने दूंगा। और जब उन्होंने एपिसोड देखा तो वो बहुत उन्होंने शाबाशी दी। अभी जब ये शो चल पड़ा है और अभी उनसे मैंने बात की तो बहुत ही खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया आपने तो भौकाल कर दिया, हर जगह अविनाश के चर्चे हैं। और जो नाम तब नहीं मिला था आज उनको वो अटेंशन मिल रहा है, तो वो बहुत खुश है। और खास करके उनकी पत्नी बहुत खुश है क्योंकि अपने पति को इस तरह से रणदीप हुडा ने उनके जीवन को सजीव कर दिया और इस तरह का हीरोइज्म देखकर वो बहुत ही खुश है। और मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके सामने हाथ जोड़कर नम्रता से उनको कहता हूँ कि थैंक यू अविनाश जी, आपने मुझे चुना ये कहानी कहने के लिए। इस सीरीज को देखने के बाद दर्शक के दिमाग में क्या चीजें आएंगी? दर्शक के दिमाग में एक ऐसा किरदार आएगा जिसके अंदर कमियां भी हैं। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता, उसके अंदर कमियां भी हैं, लेकिन वो बंदा एक हीरो है, एक असली हीरो है जो एक समाज को क्लीन करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए एक बीड़ा उठाता है। और उसके सामने बहुत मुश्किलें हैं, पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी वो कैरेक्टर निकल कर आता है। तो मुझे लगता है कि एक इस किरदार के लिए, बहुत सारे कमाल के आर्टिस्टों के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के लिए और फुल एंटरटेनमेंट के लिए आप ये शो देखें। इसके बाद की क्या योजना है? मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोडक्शन हाउस है खुद का जिसने ये शो प्रोड्यूस भी किया है, गोल्ड माउंटेन पिक्चर्स विथ जियो स्टूडियो। जियो स्टूडियो के बगैर गोल्ड माउंटेन कुछ नहीं कर पाता, तो वो दोनों हम साथ मिलकर हमने ये शो बनाया है। और इसके बाद 4-5 प्रोडक्शंस की अभी मेरी प्लानिंग है। कमिंग 1 महीने में के अंदर, 1-2 महीने के अंदर मैं अनाउंस करूँगा। और अब बस काम करना है, बहुत सारा कंटेंट देना है, लोगों को अलग अलग अनोखी कहानियां देनी। दीपक मुकुट के साथ भी कुछ कर रहे हैं आप? जी कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी एक 3 फिल्म डील है और 3 फिल्में हम लोग साथ बना रहे हैं। बहुत कमाल की 3 कहानियां हमने चुनी है। वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और उनकी फिल्म मेकिंग की सेंस मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत फ्रीडम देते हैं फिल्म मेकिंग के लिए। तो साथ मिलकर कुछ अच्छा हम करेंगे। नर्स प्रताप जी, फिल्मी समय से बात करके बहुत धन्यवाद। थैंक यू।